सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपनी पसंद या नापसंद के मुताबिक कबूल या उसको रिजेक्ट करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाबंद करता है पूरे पाकिस्तानी सिस्टम को कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। आइनी पोजीशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है। जब वो फाइनलिटी इख्तियार कर लेता है तो वो बाइंडिंग है, अनलेस कि उसके ऊपर कोई वो अदालत उसको रिव्यू फाइल करते हुए उस फैसले को मुअत्तल कर दे कि जब तक हम रिव्यू सुनते हैं तब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा। अदरवाइज इट्स बाइंडिंग ऑन एवरीवन, पूरे 25 करोड़ अवाम पे भी और तमाम अदारों पे भी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मरियम बेंच फिक्सिंग के हवाले से माजी के अंदर एक पोजीशन इख्तियार करती है और वो दुरुस्त पोजीशन इख्तियार करती थी, गलत पोजीशन नहीं थी, क्योंकि मखसूस जमात के लिए मखसूस बेंच बन जाता था और प्रिडिक्टेबल डिसीजन भी आ जाता था। सुनिए मरियम क्या कह रही है। मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी है, जिसमें वो जजेस के नाम लेके कह रहे हैं कि ये बेंच ये बना दें। मैंने बहुत पहले कहा था यहाँ बेंच फिक्सिंग हो रही है, तो आज आप बताएं बेंच फिक्सिंग हो रही है या नहीं? आप उमर ताबंदियाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? बेंच फिक्सिंग है, ये बंद होनी चाहिए और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स जो अपना फैसला बारहा एक पिटिशनर के खिलाफ दे चुका है, बार बार एक दफा अपना माइंड दे चुका है, एक दफा अपना जाती अनाद बता चुका है, आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और क्या कहते हैं? अब मज़े की बात यह है कि स्पिरिट सही थी, वो एक्ट पास करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने वो कानून पास किया था और इसी प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर प्रेसिडेंट से कह के एक ऑर्डिनेंस भी जारी करवा दिया। नहीं पंजोता सर, अब ये कहानी किधर को लेकर जाएगी? आज मंसूर अली शाह साहब का जो खत है वो तो काफ़ी खतरे की घंटी बजा रहा है। नदीम भाई देखिए, बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है बिल्कुल उन्होंने बड़ा वाज़ह ठीक बोला है। और अगर हम बात करते या कोई और बात करता तो कहा जब तक शायद तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है या कोई वोटर है। अब यहाँ पर तो उनके अपने कुलीग ही ये कह रहे हैं, और वो कुलीग जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अब जहाँ तक बात है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक ये सारा जो एक फौरी तौर पर एक तरमीम करके क्या ये काम ठीक किया गया या नहीं ठीक किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत किया गया। वो कैसे गलत किया गया कि पहले आपके पास 3 हैं जजेस, एक चीफ है और 2 सीनियर जजेस हैं जो कोई भी केस लगाने के हवाले से डिसाइड करते हैं, बेंच तश्कील देते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि यहाँ पर काजी फैसल साहब और साथ उनकी मर्जी का एक जो जस्टिस है वो होगा। और फिर तीसरा ये नहीं कि आप चाहते हैं कि जो केसेस आपकी मर्जी के मुताबिक लगने चाहिए वो लग जाएं और जो आप समझते हैं कि वो नहीं लगने चाहिए वो ना लगें, और जो मर्जी का बेंच बनाना हो वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और जो मर्जी का ना बनाना हो वो भी उसके ऊपर अमल हो जाए। तो ये वाज़ह नज़र आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना एक जमात को टारगेट और खुद को फ़ायदा या एक पिक एंड चूज़ वाला मामला है। सेकंड बात ये है, अच्छा मैं एक नवाज शरीफ स्टेटमेंट है जनरल साहब आपकी तरफ आने से पहले आबिद शेर अली साहब से एक जवाब ले लूँ, फिर मैंने मैं एक जुमला ऐड करना चाहूंगा कि देखिए सिर्फ ये एक मामला ही नहीं है। अगर आप देखें तो काजी फैसल साहब के पास एक केस अगले दिन लगा हुआ था जिसमें वो रिमार्क्स दे रहे थे कि जनाब वोट जो होते हैं उससे वो ज्यादा अहम है ना कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47। तो वोट तो जनाब डबल ठप्पे लगाकर उन्हें बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया, उनको खराब कर दिया गया। और ये कह देना कि फॉर्म 45 की कोई वैल्यू नहीं है, जो वाज़ेह सबूत देता है कि आप आने वाले केसेस में भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो आप इसी तरह से फैसले देंगे। और आपने इस जो धांधली और डाका डाला गया 8 फरवरी को, इसके ऊपर अभी ऑब्जर्वेशन की बात कह नहीं सकते। नहीं, ये मामला आगे चलेगा और फॉर्म 47 की अगर बात नहीं करनी तो फॉर्म 45 और 7 पे खत्म कर दें। फिर आप ये कह दें कि जिसके पास बॉक्स होंगे वो जीता हुआ है, जिसके पास नहीं होंगे वो हारा हुआ है।